चीन ऐसा लग सकता है कि वह रूस से पीछे हट रहा है, लेकिन यह सब एक नई रणनीति का हिस्सा है रूस को अगला उत्तर कोरिया बनाने के लिए। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड गुप्त द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त आपको उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यह रूस और यूक्रेन के लिए अभी भी समर्थन दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में नहीं फंसने की सख्त कोशिश कर रहा है। हाँ, वे रूस और यूक्रेन दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा होता है तो बहुत कठिन होता है। आक्रमण पर चीन की प्रतिक्रिया विचित्र रही है, लेकिन यह धीरे धीरे बीजिंग की अंतिम रणनीति रूस को एक नए उत्तर कोरिया में बदलने की स्पष्ट समझ का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मैं एक पल में और समझाऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन को पता था कि रूस आक्रमण करने जा रहा है? क्या ये सिर्फ मैं हूं, या ऐसा लगता है कि ये लोग दोनों एक बड़े रहस्य पर हैं? देख रहा हूं कि उन्होंने फिर से रंग समन्वय संबंधों के साथ जाने का फैसला किया। उस बैठक के बाद चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि चीन रूस की दोस्ती की कोई सीमा नहीं है और सहयोग के कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कई आर्थिक सौदे भी किए, जिनमें से एक रूस से चीन के लिए एक नई गैस पाइपलाइन के लिए भी शामिल है। अच्छा समय है यह देखते हुए कि यूरोप में रूस की नवीनतम गैस पाइपलाइन अभी बंद हो गई है। आक्रमण से कुछ दिन पहले चीन कह रहा था कि अमेरिका यूक्रेन के लिए रूसी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वह शीर्षक अच्छी तरह से पुराना नहीं था। अब अमेरिकी सरकार द्वारा चीनी अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश में महीनों बिताने के बाद कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला था। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, चीनी अधिकारियों ने अमेरिका जो कह रहा था उसे पूरी तरह खारिज कर दिया और उनसे कहा, चीन रूसी योजनाओं और कार्यों में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को विश्वास नहीं था कि रूस वास्तव में यूक्रेन पर आक्रमण करेगा, या कुछ और चल रहा था? खैर, ऐसी खबरें बढ़ रही हैं कि चीनी शासन को रूस के आक्रमण के बारे में पता था और वास्तव में उन्हें बीजिंग ओलंपिक खत्म होने तक इसमें देरी करने के लिए कहा था। इसका ताजा सबूत पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट से मिलता है। एक पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने फरवरी की शुरुआत में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों को बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक की समाप्ति से पहले यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन शायद चीनी शासन निश्चित रूप से नहीं जानता था कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने जा रहा है। उन्होंने सोचा कि यह एक संभावना थी, भले ही वे सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहे थे और रूस को चेतावनी देना चाहते थे। आप देखिए, 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया था, जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को परेशान कर दिया था और तो वह या पुतिन को हर ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करे। वह डोपिंग में इतना व्यस्त होगा कि उसके पास किसी पर आक्रमण करने का समय नहीं होगा। लेकिन लबोलवाब यह है, या तो चीन को पता था कि रूस आक्रमण करने जा रहा है और झूठ बोल रहा है, जिसने यूक्रेन में चीनी नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया, या उन्हें बड़े पैमाने पर खुफिया विफलता मिली। न तो बिल्कुल पार्टी को गुलाबी दिखती है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास एक महाशक्ति है, एक भयानक स्थिति को लेकर, और इसे एक प्रचार जीत में बदल देना। कोविड को ही देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि कैसे वे इस त्वरित व्यावसायिक विराम के बाद रूसी आक्रमण को चकमा दे रहे हैं। वापसी पर स्वागत है। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया को रूस के किसी भी महत्वपूर्ण कवरेज को सेंसर करके काम करना पड़ा। एक लीक सेंसरशिप निर्देश में कहा गया है, रूस के प्रतिकूल या पश्चिमी समर्थक सामग्री वाली कोई भी पोस्ट प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। चीन ने अभी भी इसे एक आक्रमण कहने से इनकार कर दिया है और ज्यादातर हिंसा के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है, जो कि हो रहा है आक्रमण नहीं। रूस की तरह ही चीन इसे विशेष सैन्य अभियान कह रहा है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के एक वरिष्ठ संपादक ने पोस्ट किया कि चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के पैर की उंगलियों पर चलने से परहेज करते हुए भावनात्मक और नैतिक समर्थन के साथ रूस का समर्थन करना होगा। फिर से एक नाजुक संतुलन अधिनियम, खासकर इसलिए कि चीन का यूक्रेन में भारी निवेश है।
लेकिन आप जानते हैं कि नाजुक कौन नहीं करता है? चीनी इंटरनेट ट्रोल। वे रूस के आक्रमण पर जयकार कर रहे हैं। मेरा मतलब है विशेष सैन्य अभियान। उन्होंने पुतिन को पुतिन द ग्रेट, पूर्व सोवियत संघ की सर्वश्रेष्ठ विरासत और इस सदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा है। पुतिन द्वारा पिछले गुरुवार को दिए गए एक भाषण का चीनी अनुवाद वायरल हो गया। हैशटैग को सिर्फ एक दिन में 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, अगर मैं रूसी होता तो पुतिन मेरा विश्वास, मेरी रोशनी होते, और वह अधिक विनम्र सामान है। जैसे ही अनगिनत यूक्रेनी शरणार्थी देश छोड़कर भाग गए, एक पोस्ट जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, उसने कहा, अगर किसी यूक्रेनी सुंदरता ने अपना घर खो दिया है और उसे घर की जरूरत है तो शायद मैं मदद कर सकूं प्यारा। समस्या यह है कि चीनी इंटरनेट पर कच्चे चुटकुले और रूस समर्थक भावना यूक्रेन में चीनी नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए डरने का कारण बन रही है। ऐसा लगता है कि यूक्रेनियाई लोगों को अपने देश पर विशेष सैन्य अभियान पर हमला करने के बारे में हास्य की भावना कम है। यूक्रेन में चीनी नागरिकों को परेशान किए जाने की खबरें आ रही हैं। चीन यूक्रेन संबंधों के एक विशेषज्ञ ने कहा, हम पूरी तरह से समझते हैं कि चीन किसी तरह रूस का समर्थन कर रहा है। यहाँ के लोगों के पास अभी इस बारे में ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि वे लड़ रहे हैं, लेकिन वे चीनियों के इन क्रूर चुटकुलों और चीनी सरकार के व्यवहार को ध्यान में रखेंगे और इस युद्ध के बाद यूक्रेन स्पष्ट रूप से समझता है कि हमारे असली दोस्त कौन है। यहाँ के लोगों के पास अभी इस बारे में ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि वे लड़ रहे हैं, लेकिन वे चीनियों के इन क्रूर चुटकुलों और चीनी सरकार के व्यवहार को ध्यान में रखेंगे और इस युद्ध के बाद यूक्रेन स्पष्ट रूप से समझता है कि हमारे असली दोस्त कौन है। यूरी पोता, कीव में सेना रूपांतरण और निरस्त्रीकरण अध्ययन केंद्र में यूक्रेन चीन संबंधों के विशेषज्ञ। लेकिन चीन के कुछ राष्ट्रवादी उत्साह ने यूक्रेन में चीनी दूतावास की पागलपन भरी प्रतिक्रिया के कारण एक खूंटी पर पानी फेर दिया। 24 फरवरी को रूस के आक्रमण से पहले के हफ्तों में यूएस, यूके, जापान और अन्य देशों ने अपने राजनयिकों को खाली कर दिया और नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया, हालांकि चीन का नहीं। युद्ध के कुछ घंटे बाद चीनी दूतावास ने चीनी लोगों को यात्रा के दौरान देश के लाल झंडे को अपने वाहनों पर स्पष्ट रूप से पोस्ट करने की सलाह दी। यह दर्शाता है कि यह सुरक्षा प्रदान करेगा। राज्य के स्वामित्व वाले पीपुल्स डेली, सीसीटीवी और कई शीर्ष सरकारी एजेंसियों ने इसके बारे में वीवो पर पोस्ट किया। झंडे का जिक्र करते हुए कई लोगों ने हैशटैग का इस्तेमाल किया। यह संपूर्ण वुल्फ वॉरियर विचार है कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र है जो दुनिया में कहीं भी अपने लोगों की रक्षा करेगा। वास्तव में यह सचमुच वुल्फ वॉरियर 2 का एक दृश्य है। मुख्य पात्र एक युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश के माध्यम से चीनी लोगों के एक समूह का अनुरक्षण कर रहा है। वह अपने हाथ में एक चीनी झंडा बांधता है और जैसे ही अफ्रीकी लड़ाके समूह को आते हुए देखते हैं, वे जाते हैं, यह चीनी है, अब गोली न चलाना। और दोनों पक्ष वस्तुतः चीनी ध्वज को पार करने के लिए भाग लेते हैं। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है, यह फिल्में नहीं है। 2 दिन से भी कम समय बाद कीव में चीन के दूतावास ने नई सलाह दी, अपनी पहचान या ऐसी कोई भी चीज प्रदर्शित न करें जो यह बताए कि आप चीनी हैं। यह और बदतर हो गया है। चीनी दूतावास ने सप्ताहांत में निकासी रद्द कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि वे रास्ते में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। फिर मंगलवार को उन्होंने उन चीनी नागरिकों को सलाह दी जो खाली करना चाहते थे, ट्रेन से जर्नल की जल्दी हो सके छोड़ दे। कई चीनी नागरिकों का कहना है कि उन्हें लगा कि उन्हें प्रभावी ढंग से खुद को बचाने के लिए कहा गया है। दूतावास ने कहा कि वे मदद नहीं कर सकते। यदि अपने आप से भाग सकते हो तो बस अपने आप से भाग जाओ। यूक्रेन में चीनी राजदूत को यह साबित करने के लिए ऑनलाइन एक वीडियो भी पोस्ट करना पड़ा कि वह देश छोड़कर नहीं गए हैं। फिर यूक्रेन छोड़ने की कोशिश कर रहे एक चीनी नागरिक को गोली मार दी गई। और आप जानते हैं कि किसकी गलती है कि यूक्रेनियन चीन में पागल है? अमेरिका। यह सब इसलिए है क्योंकि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से कहकर अतिरंजना कर रहे हैं कि चीनी इंटरनेट टिप्पणियां रूस के आक्रमण को खुश कर रही हैं। मुझे यकीन है कि इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि चीनी अधिकारी इसे आक्रमण कहने से इनकार करते हैं। जो मुझे लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मास्टर रणनीति है रूस को उत्तर कोरिया में बदल दे। मैं इस अंतिम व्यावसायिक विराम के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन रूस को उत्तर कोरिया बनाने की कोशिश कर रहा है और न कि जिस तरह से बाकी दुनिया संयुक्त राष्ट्र में उनकी निंदा करके रूस को उत्तर कोरिया में बदल रही है, उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं और व्यापार संबंधों में कटौती। नहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मन में कुछ और ही है। यूक्रेन में चीनी नागरिक को गोली मारने के बाद चीन ने हिंसा को कम करने का आह्वान करना शुरू कर दिया। चीनी शासन अब कह रहा है कि वह यूक्रेन में नागरिकों को नुकसान के बारे में बेहद चिंतित है। क्या यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक आमना सामना है? क्या उन्होंने आक्रमण की कठोर प्रतिक्रिया देखी और रूस को बस के नीचे फेंक रहे हैं? नहीं, यह रणनीति है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस के मुद्दे को समाधान करने में मदद करने के लिए दुनिया के बीच चलना चाहती है, वही रणनीति जो चीन ने उत्तर कोरिया के साथ
इस्तेमाल की थी। आप देखिए, चीन को दुनिया भर में उत्तर कोरिया के एकमात्र मित्र के रूप में देखा जाता है। यानी अगर बाकी दुनिया उत्तर कोरिया से कुछ कराना चाहती है तो उसे चीन से होकर गुजरना होगा। या डेनिस रोडमैप। बुश और ओबामा प्रशासन के दौरान 6 पार्टी वार्ता याद रखें, जहां बीजिंग ने अनिवार्य रूप से उत्तर कोरिया से संबंधित सभी देशों की मेजबानी की। हाँ, वे वार्ता वास्तव में उत्तर कोरिया को रोकने में विफल रही, लेकिन उन्होंने चीन को अच्छा बना दिया और एक साथी की तरह बाकी दुनिया को साथ काम करना चाहिए। ठीक यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस के साथ चाहती है। चीन को पृथ्वी पर एकमात्र देश के रूप में देखा जाना चाहिए जो संभवतः पुतिन को सुनने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आंशिक रूप से वह सोच है जिसने बिडेन प्रशासन को रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए चीन को पहले स्थान पर लाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, जो काम नहीं किया। लेकिन इसने चीन को ऐसा भागीदार बना दिया जिसके साथ अमेरिका को काम करना चाहिए। और अंदाज लगाइए क्या, चीन का कहना है कि वह युद्ध विराम में भूमिका निभाने को तैयार है, जो केवल इसलिए समझ में आता है क्योंकि पुतिन शी की बात सुनेंगे। कॉर्नर बॉक्स मैत्री पदक। शी ने सचमुच उन्हें मैत्री पदक दिया। यही कारण है कि चीनी राज्य संचालित मीडिया शुक्रवार की देर रात पुतिन के साथ शी की कॉल की रिपोर्ट को बाहर कर रहा है, जो रूसी नेता की बातचीत की इच्छा पर केंद्रित है। जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट कहता है, माना जाता है कि चीन का रूस पर किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रभाव है, राष्ट्रों की बढ़ती सुरक्षा और आर्थिक संबंधों के कारण। जैसा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण करने के लिए तैयार किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से एक राजनयिक समाधान का आग्रह करने के लिए मास्को पर अपने प्रभाव का उपयोग करने का आह्वान किया। ये सब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की योजना के अनुसार हो रहा है, या यह है क्योंकि ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ देश चीनी अधिकारियों द्वारा यहाँ दोनों पक्षों को खेलने की कोशिश करने के बारे में थोड़ा संशय में है। भले ही चीनी शासन यह दिखाने की कोशिश करता है कि वे तटस्थ हो रहे हैं, लोग देख सकते हैं कि वे मूल रूप से रूस का बचाव कर रहे हैं, खासकर जब वे नाटो को दोष देने के बारे में वही बातें दोहराते हैं और रिपोर्टों के बाद कि चीन युद्ध विराम पर बातचीत करने में मदद करने जा रहा है। एक पश्चिमी यूरोपीय राजनयिक ने अपनी आंखें घुमाई जब पूछा गया कि क्या वे स्थिति को शांत करने के लिए बीजिंग पर भरोसा करेंगे। जब राजनयिक अपनी आंखें घुमाने लगते हैं तो आप जानते हैं कि यह बुरा है। उम्मीद है कि यूरोप जाग सकता है और बदल सकता है कि वे रूस के साथ चीन के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि रूस को रोकने के लिए चीन पर निर्भर रहने के साथ साथ उत्तर कोरिया को रोकने के लिए चीन पर निर्भर होना भी लगभग तय है। याद रखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार जब वे कहते हैं कि वे रूस पर प्रतिबंधों में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, या वे एक रूसी पाइपलाइन के साथ एक नए गैस सौदे पर हस्ताक्षर करते हैं जो रूस को यूरोपीय प्रतिबंधों से निपटने में मदद करेगा, चीन पश्चिम पर आक्रमण करने पर आमादा सत्तावादी शासन का समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं, वे सिर्फ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके सबसे अच्छे दोस्त के साथ। और इस एपिसोड को गुप्त ने प्रायोजित किया है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो बड़ी संख्या में कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर, आपका रोजगार, इतिहास, सभी प्रकार की चीजें। वे आपके डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? वे इसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और इसका व्यापार कर रहे हैं जैसे आप एक वस्तु हैं। यदि वे केवल इसका उपयोग आपको उत्पाद बेचने के लिए करते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। उनमें से कुछ इसका उपयोग आपके क्रेडिट स्कोर या संभावित रूप से अधिक नापाक चीजों को समायोजित करने के लिए करते हैं। और अगर उनमें से कोई भी कंपनी हैक हो जाती है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप नहीं चाहते कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो। जब मैंने गुप्त के लिए साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। मैंने इनमें से अधिकतर कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में जरूर सुना था। गुप्त इन कंपनियों को आपका डेटा हटाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे कानून हैं जो आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अगर आप इसे स्वयं करना चाहते हैं तो आपको लागू कानूनों का पता लगाना होगा, एक विशिष्ट कानूनी तरीके से पत्र लिखना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी कि आपके निर्देशों का पालन किया गया है। गुप्त आपके लिए इसे संभालता है। साइन अप करने के ठीक 2 हफ्ते बाद इनकॉग्नी ने पहले ही इनमें से 10 डेटा ब्रोकरों से मेरा विवरण हटा दिया था, जिसमें 44 और प्रगति पर थे। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके गुप्त देखें या पर जाएं। कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। गुप्त के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ।